हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। राइट, सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 20 तक डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही ब्रीफली आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं ये सारे आर्टिकल्स कवर करूंगी आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, और आज हम आर्टिकल 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप नीति फाउंडेशन बैच में को जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है। और अगर आप मल्टीपल स्टेट के एपीयू एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव अभियोजन फाउंडेशन बैच, जहां पे आपकी मल्टीपल स्टेट्स की एपीयू की तैयारी होती है कम्प्रिहेंसिवली। सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वेरियस अदर कोर्सेज, आपको इन सब की जानकारी पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगी। नाउ, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमें जो है जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज आर्टिकल 14 से 20। आर्टिकल 14 से 20, स्टार्टिंग विद योर आर्टिकल नंबर 14। अब आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दो टर्म्स का इस्तेमाल आर्टिकल 14 में आपको देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस कि भाई हर एक एक व्यक्ति, हर एक एक इंसान कानून के आगे बिल्कुल बराबर है। चाहे अब यहां पे कहता है कि सारे पर्सन, ऑल द पर्सन, जितने भी लोग हैं वो कानून की नजरों में वो लॉ के आगे इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव किसी भी तरीके का नहीं किया जाएगा। दैट इज व्हाट इज योर इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस। बट व्हेन वी से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ को आप ये भी कह सकते हो कि भाई कोई भी व्यक्ति ना कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस देश का इस लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ सुप्रीम है। आपको गवर्न होना है इस लॉ से ही। यदि एज अ सिटीजन आप रिसाइड करना चाहते हैं कंट्री में तो आपको जो बनाए हुए कानून है उसका पालन करना पड़ेगा। कानून से ऊपर आप नहीं चले जाओगे। ठीक है, दैट इज व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देन? अब कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह है कि इक्वल्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब इक्वल ट्रीटमेंट की बात आपके लाइक लोगों में की गई है। ठीक है, जो एक जैसे लोग हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इन इक्वल सर्कमस्टांसेस में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दैट इज व्हाट इज बेसिकली योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नाउ, अनइक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। भाई इक्वल को आप इक्वली ट्रीट करोगे, अनइक्वल को आप अनइक्वल तरीके से ट्रीट करोगे। अब यहां पे कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के एक जैसे लोगों को आपको इक्वली ट्रीट करने का है। नाउ, रूल ऑफ लॉ का जो ये कंसेप्ट है जो एवी डाइसी ने दिया था, वो कंसेप्ट बेसिकली इसी आर्टिकल से फ्लो करता है। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आपका आर्टिकल 14 से फ्लो करता है। और अगर हम आर्टिकल 14 की एक्सेप्शंस की बात करें तो आर्टिकल 14 में आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउ किया गया है। यानी कि ये जो है आपके एक्सेप्शन में फॉल करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हो गया, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हो गया आपका। इसमें स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट को, गवर्नर को, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, और आपके आर्म्ड पर्सनल्स को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि ये सारे लोग आपके एक्सेप्शन में फॉल करते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करें आपके आर्टिकल 14 में जो ये कंसेप्ट है दैट इज रूल ऑफ लॉ, मैंने बताया कि आर्टिकल 14 से ही जो है वो फ्लो हो रहा है। अभी कंसेप्ट आपका एवी डाइसी जी ने दिया था। ठीक है,
कंसेप्ट में क्या बताया गया, इस कंसेप्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंसेप्ट में ये कहता है कि भाई किसी भी पर्सन को आप पनिश नहीं कर सकते या फिर आप किसी भी पर्सन को सफर नहीं करा सकते एक्सेप्ट फॉर द वॉयलेशन ऑफ लॉ। अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है, या फिर किसी भी कानून का पालन नहीं किया है, तब तो आप उसको पनिश कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी को भी सफरर नहीं बना सकते। तो ना ही आप किसी को पनिश कर सकते हो, ना ही आप किसी को सफर करवा सकते हो, एक्सेप्ट अगर उसने वॉयलेशन किया है कानून का, तो बात अलग है। रूल ऑफ लॉ में और भी बहुत कंसेप्ट है, जिसमें एक बात ही कही जाती है, उसका एक प्रिंसिपल ये है कि भैया इस देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं होगा। और तीसरी बात यहां पे कही गई है कि जो ये संविधान है देश का, वो आपका सुप्रीम लॉ माना जाएगा लैंड का। यानी कि वो एक सुप्रीम नॉर्म होगा, उसको हम ग्रैंड नॉर्म मानेंगे, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो रूल ऑफ लॉ का जो ये कंसेप्ट है, बेसिकली तीन प्राइमरी प्रिंसिपल्स की बात करता है कि आप किसी को सिर्फ कानून के वॉयलेशन के लिए ही पनिश कर सकते हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। यही से आता है आपका एक नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट। और नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो क्या कहता है, वो तीन चीजों के बारे में बताता है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, आर्बिट्री मन चाहे तरीके से अथॉरिटी एक्ट नहीं करेगी, रादर अथॉरिटी को अनबायस होके ऑनेस्टली एक्ट करना है, इम्पार्शियल मैनर में, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल जो है यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का, दैट इज योर नो पर्सन कैन बी जज ऑफ इट्स ओन केस, कि भाई कोई भी पर्सन अपने खुद के केस में जज नहीं होगा। यहीं से एक कंसेप्ट और आता है आपका रेस्क्यू ऑफ केसेस, ठीक है, जहां पे आप देखते हो कि जजेस अगर इंटरेस्टेड है किसी केस में, या कोई पार्टी जो है वो रिलेटेड है जज से, तो उस केस में जजेस अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उस बेंच में वो नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली यहीं से आता है कि नो वन विल बी द जज ऑफ इट्स ओन केस, एट द सेम टाइम इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन। यानी कि आप एक तरफी बात सुन के फैसला नहीं देंगे, आपको दोनों तरफ पार्टी की बात सुननी है, दोनों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि हाँ वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से कोर्ट में आकर कहें, राइट। तो ये दो प्रिंसिपल है आपके रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस का प्राइमरीली, राइट। तो आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, आर्टिकल 14 सिर्फ दो चीजों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, एंड इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मींस कि इक्वल को आप इक्वली ट्रीट करोगे, अनइक्वल को आप अनइक्वल तरीके से ट्रीट करोगे, राइट। तो यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट जो है इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ट्रीटमेंट देंगे सारे लोगों को। मूविंग अहेड विद आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 बेसिकली बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। स्टेट जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, स्टेट को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। एंड इंडिविजुअल एज वेल एज अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। क्या कहता है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन, नागरिक के खिलाफ, इन ग्राउंड्स पे। कौन से वो ग्राउंड्स हैं, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ, या इनमें से किसी के भी आधार पे, ग्राउंड पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ। At the same time, no citizen shall be discriminated on the above mentioned ground or subject to any disability, liability, restriction from using public place। और इन ग्राउंड्स पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे ग्राउंड के बेसिस पे, इस आधार पे उन पे किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं होगी कि भाई आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप ये स्पेसिफाइड पब्लिक प्लेस को यूज नहीं कर सकते। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सिंपली कहता है कि किसी भी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे इन सारे ग्राउंड्स पे,
ठीक है, और ना ही उनको कोई डिसेबिलिटी होगी या उन पे कोई लायबिलिटी होगी या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा जस्ट बिकॉज वो स्पेसिफाइड ग्राउंड्स के आधार पे जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो आप ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप रिलीजन के बेस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप रेस के, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ के, इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पे ना तो आप डिसेबल कर सकते हो किसी को, ना ही किसी की लायबिलिटी, किसी सिटीजन की लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो पब्लिक प्लेसेस को यूज करने के लिए, राइट नाउ। अब इन सब चीजों के कुछ एक्सेप्शन, जनरली ब्रॉडली मैंने आपको क्लॉज 1 और क्लॉज 215 आर्टिकल 15 का ये कहता है कि भाई आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट इन सारे ग्राउंड्स पे। एट द सेम टाइम ना ही आप उन्हें जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो इस आधार पे पब्लिक प्लेसेस को यूज करने के लिए। बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो है वो यहाँ पे बताता है कि स्टेट चाहे तो वो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है उनको अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आर्टिकल 14 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन आप बना सकते हो फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो अगर कोई सोशली और इकोनॉमिक, सामाजिक तौर से और इकोनॉमिकली अगर कोई भी बैकवर्ड क्लास है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ही कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं फॉर बैकवर्ड क्लासेस SC ST रिगार्डिंग एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाना है तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST कम्युनिटी के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन आप बना सकते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, EWS के लिए आप स्पेशल प्रोविजन उनके एडवांसमेंट के लिए बना सकते हो। अब इसको रिसेंटली ऐड किया गया 103 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो हुआ था 2019 में। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये कहा गया कि भाई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए भी स्टेट स्पेशल प्रोविजंस का जो है वो बना सकती है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15 देखा हमने कि भाई स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि आप जो है वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, एक्सेट्रा। सिमिलरली आप इन सब के बेसिस पे, इन सब ग्राउंड के बेसिस पे आप जो है पब्लिक प्लेस को यूज करने के लिए मना भी नहीं कर सकते, उस पे कोई लाइबिलिटी नहीं लगा सकते, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज कर सकते इस ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट। देन आर्टिकल 15 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लॉज कहता है कि स्पेशल सेगमेंट के लिए, जैसे आपका SC ST हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, या फिर सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एडवांसमेंट के लिए, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स के लिए आप स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकती है। ठीक है, EWS के लिए भी बना सकती है, भी उनके एडवांसमेंट के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। नाउ आर्टिकल 16 अब बात कर रहा है आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी की, स्पेशली इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कहता है कि नो सिटीजन शैल बी इनएलिजिबल फॉर एनी ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो इन ग्राउंड्स के बेसिस पे कोई भी सिटीजन इन एलिजिबल नहीं होगा किसी भी ऑफिस को होल्ड करने के लिए। अंडर स्टेट कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने के लिए इन ग्राउंड्स पे पर्सन जो है वो इन एलिजिबल नहीं होगा। बट देन अगेन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। एक्सेप्शन जैसे डोमिसाइल विद इन द स्टेट फॉर स्पेसिफाइड स्टेट जॉब। ठीक है, कि भाई ये एक राज्य की नौकरियां हैं और उसमें आपका स्पेसिफाइड डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड, तो इस बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, रिजर्वेशन आप कर सकते हो किसी भी बैकवर्ड क्लास का जो इन एडुकेटली रिप्रेजेंटेड है सर्विस में, यानी कि हमें पता है कि भाई इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इस पर्टिकुलर सर्विस में अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ SC या ST के कैंडिडेट्स नहीं है,
है ना, मेंबर्स नहीं है, तो उस केस में कहता है कि आप किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन रख सकते हो कि भाई इस पोस्ट में 25 भर्तियां आई हैं जिसमें से 10 भर्तियां एससी एसटी में डिवाइड की जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑफिसर कनेक्टेड विद पर्टिकुलर रिलीजन और डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन। और वो पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन क्या है कि आप जो है सर्टेन सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रख सकते हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जैसे कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इन केस अगर वो इन एडुकेट उनका रिप्रेजेंटेशन है, अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो फिर आप उनके लिए रिजर्वेशन रख सकते हो। मेंबर जो है एससी एसटी कम्युनिटी के टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इन केस ऑफ इन एडुकेट रिजर्वेशन, कि भाई अगर इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन अगर है तो उस केस में जो एस सी एस टी कम्युनिटी के मेंबर है उनको आप कंसिडर करोगे। और लास्टली यहाँ पे कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस आप बना सकते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको जो है यहाँ पे एडवांसमेंट के लिए आर्टिकल 15 में भी अमेंडमेंट किया गया था, 130 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बात प्रोविजन ऐड किया गया था। सिमिलरली 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में भी ऐड किया गया था। नाउ जो ये रिजर्वेशन अलाउ किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आर डिराइव्ड फ्रॉम इनेबलिंग प्रोविजंस एंड आर नॉट राइट एज सच। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये एज सच राइट नहीं है रिजर्वेशन का। ठीक है, नो mandamus कैन बी issued by कोर्ट डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। अब आप जो है मैंडेमस की रिट फाइल करके स्टेट से ये नहीं कह सकते या उसके लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते कि नहीं आपको तो रिजर्वेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो मैंडेमस की जो है रिट फाइल करके आप ये कमांड नहीं करवा सकते कोर्ट से कि वो स्टेट को बोले कि नहीं नहीं भैया आपको तो मैंडेटरी है कि आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। ऐसा करना अलाउड नहीं है। ये रिसेंटली 2020 में जो है एक केस मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सिमिलरली रिजर्वेशन एंड एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी, कि भाई रिजर्वेशन जो है वो एक तरीके से जो ये इक्वालिटी का रूल है ना उसका एक्सेप्शन बन के आता है। ये बात आपकी कही गई इन द केस ऑफ जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। अब इस पर्टिकुलर केस में कहा था कि इनेबलिंग प्रोविजन डू नॉट फॉर्म बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इनेबलिंग प्रोविजन है, सिर्फ कोई एज आ राइट आप ही नहीं कह सकते कि नहीं नहीं इस पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आपको रिजर्वेशन करना ही पड़ेगा, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप कमांड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनेबलिंग प्रोविजन और इनेबलिंग प्रोविजंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर नहीं बनते हैं, बेसिक फीचर नहीं बनते हैं। देन आपके रिजर्वेशन को लेकर और आर्टिकल 16 में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात करी गई है उसको लेके आपके कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं रिजर्वेशंस पे। सबसे पहला आता है आपका स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपन। ठीक है, देन कम्स योर इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन कम्स योर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड देन कम्स योर जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नरेन गुप्ता। ठीक है, अब देखो एक एक करके केस में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद योर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपारण। अब इस पर्टिकुलर केस में व्हाइल इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन द बैकवर्ड क्लासेस, नो सच प्रोविजन वाज मेड इन आर्टिकल 15 led to first amendment act in 1951 in article 15। अब क्या था कि आर्टिकल 16 में तो कह रखा था कि एम्प्लॉयमेंट के केस में आप रिजर्वेशन कर सकते हो, आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो इन केस बैकवर्ड क्लासेस के लिए एम्प्लॉयमेंट के केस में, बट ऐसा कुछ भी आर्टिकल 15 में नहीं दे रखा था, जिसकी वजह से आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1951 में और जिससे अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 15 में। ठीक है, देन कम्स योर इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, तो जो क्रीमी लेयर है ओबीसी की उनको एक्सक्लूड किया गया था कि भाई अगर आप क्रीमी लेयर में फॉल करते हो तो फिर आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे फ्रॉम बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन, कि आप अगर क्रीमी लेयर में फॉल कर रहे हो तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नाउ देयर शुड बी नो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, कि भाई प्रमोशन में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ
50% parliament responded by enacting 77th constitutional amendment 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया, introducing article 16 clause 4A conferring power on the state to reserve seats for ST/SC in promotion in case inadequate representation in public services. Again, general rule is that कि there should be no reservation in promotion. Promotion में कोई reservation नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एक टोटल रिजर्व कोटा रखा गया, ठीक है, जो 50% ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया इस चीज पे बाय इनैक्टिंग 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके ये कह दिया गया कि अगर SC/ST के लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो फिर स्टेट के पास ही पावर है, वो रिजर्व कर सकता है SC/ST के लिए के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट को ये पावर दे दी कि स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्व कर सकता है सीट ST/ST के लिए भी प्रमोशन में अगर उनका इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, और ऐसा बेसिकली 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। Then comes your M Nagaraj versus Union of India. For reservation to be valid, अगर आपको reservation valid करवाना है तो SC/ST community should be socially and economically backward. आपका जो SC/ST community है वो socially ही नहीं, सामाजिक तौर से ही नहीं, बट एजुकेशनली भी बैकवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और दूसरा रिजर्वेशन आपका किसी भी तरीके से अफेक्ट ना करे ओवरऑल एफिशिएंसी को, ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी को रिजर्वेशन किसी भी तरीके से आपका अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बताई गई 3 बातें जो प्राइमरी बताई गई कि रिजर्वेशन को वैलिड कराने के लिए पहले ये देखा जाएगा कि SC/ST कम्युनिटी जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, दूसरा क्या वो इनएडुकेट तरीके से रिप्रेजेंटेड है, और तीसरा क्या रिजर्वेशन किसी भी तरीके से अफेक्ट तो नहीं कर रहा है एफिशिएंसी को, अगर अफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन नहीं अलाउ किया जाएगा, ठीक है। देन कम्स योर लास्ट केस 2018 का, दैट इज जर्नैल सिंह। अब इस पर्टिकुलर केस में कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दैट रिजर्वेशन प्रमोशन में डज नॉट रिक्वायर द स्टेट टू कलेक्ट क्वांटिफिएबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ SC/ST, ठीक है। तो क्वांटिफिएबल डेटा देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जो ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट OBC के लिए लेकर आए कि भाई अदर बैकवर्ड क्लास में अगर कोई क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो वो बेनिफिट नहीं ले सकता रिजर्वेशन का, सिमिलरली उसको एक्सटेंड किया गया आपका SC/ST में भी कि भाई क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाएगा कि अगर वो SC/ST कम्युनिटी के क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर वो रिजर्वेशन नहीं क्लेम कर सकते। देन कम्स योर आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, कि भाई अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो चली आ रही थी प्रथा, उसको जो है वो अबॉलिश किया गया। अनटचेबिलिटी क्या है ये तो कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डिफाइंड नहीं है। It refers to a social disability arising due to birth in certain socially marginalized caste और community। अक्सर आपने कहानियां सुनी होंगी कि भाई पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि अगर कोई लोअर कास्ट का कुएं में आके पानी ले जाता था, वो पूरा कुएं को उस गांव का जो अपर कास्ट है उस कुएं से पानी पीना बंद कर देता था, या फिर उनको अलाउ ही नहीं था लोअर कास्ट के लोगों को कि वो जो है बेसिकली किसी भी उस कुएं से पानी ले सके पीने के लिए, क्योंकि वहां पे तो अपर कास्ट के लोग पानी पीते हैं वहां से। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा ये। अब यहाँ पे ये रेफर करता है बेसिकली कि बिकॉज आप एक ऐसे कम्युनिटी में पैदा हुए हो, ऐसे सोशली मार्जिनलाइज कम्युनिटी में पैदा हुए हो, कास्ट में पैदा हुए हो, जिसकी वजह से आपको सोशली डिसेबल किया जा रहा है। तो इट रेफर्स टू सोशल डिसेबिलिटी, सामाजिक तौर से आपको डिसेबल किया जा रहा है, और ये सोशल डिसेबिलिटी अराइज क्यों हुई है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है किसी ऐसे कास्ट में जो सोशली मार्जिनलाइज्ड है, या ऐसे कम्युनिटी में जो सोशली मार्जिनलाइज्ड है। एक्ट कंसीडर्ड एज ऑफेंस अंडर अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अब ये जो एक्ट है उसको हम ऑफेंस कंसिडर करते हैं। नाउ इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी रिगार्डेड एज पनिशेबल ऑफेंस, वो आप पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा अगर अब कोई अनटचेबिलिटी के बेसिस पे बेसिकली
कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, तो फिर अब वो एक अपराध माना जाएगा। पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है इसके रिस्पेक्ट में लॉ बनाने के लिए और पनिश करने के लिए ऑन द वायलेशन ऑफ द राइट। तो अब अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को अमेंड किया गया इन द ईयर 1976 एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उसको फ्रेम किया पार्लियामेंट ने बस ये चेक करने के लिए कि कहीं प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी की अभी भी फॉलो तो नहीं हो रही है, मतलब सब जगह से एक तरीके से इरेडिकेट हुई है या नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। पर्सन कन्विक्ट किया जाएगा फॉर द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी पर्सन को अनटचेबिलिटी के लिए अगर आपने जो है कन्विक्ट किया है, तो उस केस में उसको डिसेबल किया जाएगा कि वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा और वो इलेक्शन यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं लड़ सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एन एक्ट कंसिडर्ड एज ऑफेंस अंडर अनटचेबिलिटी, कौन से वो एक्ट हैं जो आपके ऑफेंस कंसिडर किए जाएंगे, जिनको आप अनटचेबिलिटी कहोगे। अगर आप किसी को मना करते हो कि आप इस पर्टिकुलर शॉप में नहीं जा सकते, पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, होटल या फिर प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में नहीं जा सकते, आप डिनाई कर रहे हो कि आप ये रिजर्वायर यूज नहीं कर सकते या किसी भी सोर्स का दूसरे सोर्स है पानी के, वो यूज नहीं कर सकते, अगर आप डिनाई कर रहे हो कि तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकते ऑन द अकाउंट ऑफ वंस कास्ट और रिलीजन बिकॉज आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, denying admission in public institutions, hospitals, educational institutions on the account of one caste and religion, आपके जाति के बेसिस पे, आपके धर्म के बेसिस पे अगर आपको मना किया जा रहा है कि आप जो है इस पब्लिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं ले सकते इस ग्राउंड पे, दैट इज योर एन एक्ट विच विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, देन प्रीचिंग एंड जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी, अगर आप अनटचेबिलिटी के किसी भी एक्ट को प्रीच कर रहे हो या उसको जस्टिफाई कर रहे हो तो वो भी एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 17 बात करता है कि भाई अनटचेबिलिटी को अब कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया है, रेडिकेट कर दिया गया है, और अगर अब अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस करते हो तो दैट इज एन पनिशेबल ऑफेंस। देन कम्स आर्टिकल 18 जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल की, कि भाई टाइटल जैसा आप कुछ भी नहीं रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देश का संविधान जो है, वो अलाउ नहीं करता है कि आप टाइटल यूज करें अपने नाम के साथ। ठीक है, तो प्रोहिबिशन क्या है कि स्टेट टू कन्फर टाइटल्स ऑन एनीबॉडी, सिटीजन या नॉन सिटीजन हो, भाई आप कोई किसी भी तरीके का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइक महाराजा। ठीक है, नाउ सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ना ही हमारे देश का नागरिक जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी टाइटल किसी फॉरेन कंट्री से, दिस इज प्रोहिबिटेड। फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई भी फॉरेन नेशनल है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या फिर ट्रस्ट कर रहा है स्टेट के अंडर, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के वो भी बेसिकली आपका टाइटल नहीं ले सकता फॉरेन कंट्री से, कोई भी फॉरेन नेशनल जो होल्ड कर रहा है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट। ठीक है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एग्जेम्पशंस क्या है कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस अगर आपको मिली हैं वो अलाउड है, वो टाइटल्स आपको अलाउड है। तो मिलिट्री और एकेडमिक जो आपको डिस्टिंक्शंस मिली हैं वो अलाउड है। सिमिलरली अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड हो गया आपका, भारत रत्न हो गया, नेशनल अवार्ड्स हो गए, वो सारे अवार्ड्स अलाउड है, लेकिन किसी भी तरीके का नाम के आगे टाइटल लगाना आपका अलाउड नहीं है। ठीक है, देन कम्स योर आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम। अब ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, ये एक इम्प्लिसिट राइट है। इम्प्लिसिट राइट क्या होते हैं? इम्प्लिसिट राइट्स वो होते हैं जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बट कवर्ड है अंडर सम ब्रॉडर राइट, किसी बड़े वाइड राइट या फिर ब्रॉडर राइट में वो अंडरस्टूड है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, उसको कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। नाउ यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी बात करता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, क्या आप असेंबल हो सकते हो बिना किसी हथियारों के। फ्रीडम है कि आप फॉर्म कर सकते हो एसोसिएशंस और यूनियन। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऐड कर दिया गया था
कि आपके पास राइट है कि आप फॉर्म कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, ठीक है। फ्रीडम है कि आप मूव कर सकते हो फ्रीली देश के किसी भी कोने में। आपको आज़ादी है कि आप रिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो इस देश के किसी भी पार्ट में। फ्रीडम है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी प्रोफेशन, या कैरी ऑन कर सकते हो कोई भी ट्रेड या फिर ऑक्यूपेशन या बिजनेस, राइट। नाउ आर्टिकल 19F भी था यहाँ पे, जिसको हमने बेसिकली रिमूव कर दिया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और उसको पार्ट 3 से हटाकर आर्टिकल 300A में ले गए हैं, दैट इज योर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट था, उसको अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है आर्टिकल 300A में, और उसको पार्ट 3 से हटा दिया है, ठीक है। तो ये कुछ आपको राइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ इम्प्लिसिट राइट्स जो हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बात करता है कि आपके पास आजादी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, यू आर फ्री टू स्पीक, ठीक है। अब इसमें कुछ इम्प्लिसिट राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू, मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या मानना है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, आपके पास आज़ादी है। फ्रीडम है आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, टेलीकास्ट कर सकते हो, आपको राइट है। आपके पास राइट है टू नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट। तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए, अदरवाइज यू हैव दैट राइट टू नो एंड गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि भाई स्टेट क्या क्या कर रहा है। फ्रीडम है आपके पास साइलेंस का, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। देन कम्स राइट टू डेमोन्स्ट्रेट बट नॉट दैट राइट टू स्ट्राइक। डेमोन्स्ट्रेट करने का राइट है, बट हड़ताल पे बैठने का अधिकार नहीं है, स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। राइट टू प्रिवेसी है आपके पास, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब बहुत सारे फ्रीडम्स की हमने बात करी, लेकिन इसकी कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। अब ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कोई एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं आपकी। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है, वो कुछ एग्जेम्पशंस की बात करता है। मूविंग अहेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है जो मन में आएगा वो सब बोलेंगे, कुछ इम्प्लिसिट राइट है, अंडरस्टूड। ये आपके पास फ्रीडम है कि आप फ्रीडम दे रखा है आपको एक्सप्रेस करने का, बट ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ भी ऊट पटांग आएगा, गाली देने का मन करेगा तो आप गाली देंगे, ऐसा नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए हैं? सोवरेंटी को देखते हुए, इंटीग्रिटी को देखते हुए, देश की सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को देखते हुए, फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट के साथ देखते हुए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी को देखते हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, इन सारे ग्राउंड्स पे स्टेट जो है वो रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है आपको, और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप नहीं, आपके पास इतना फ्रीडम नहीं है एक्सप्रेस करने का। अब जैसे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, वो तो है, बट देन दैट इज सब्जेक्ट टू सोवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। सिमिलरली फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, sovereignty and integrity of India. Then comes freedom to move freely and reside and settle in any part of the country, that is subjected to reasonable restriction in the interest of protection of certain scheduled tribes, ठीक है। तो scheduled tribes के को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन प्रैक्टिसिंग एनी ट्रेड और प्रोफेशन सब्जेक्ट टू द लॉ रिलेटिंग टू प्रोफेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे उस जो लॉ है, जो बेसिकली रिलेट करता है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से, उस पर्टिकुलर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, उस तरीके की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाई जा सकती हैं। तो जो ये राइट्स है ना, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, एब्सोल्यूट नहीं है ये, राइट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि एब्सोल्यूट नहीं होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, है फिर वो कोई भी हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं उनको, इन सारे ग्राउंड्स को देखते हुए। देन कम्स कि आर्टिकल 19 के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। सबसे पहले आता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। अब इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि राइट टू नो जो है वो डिराइव्ड हुआ है कहाँ से? फ्रीडम ऑफ स्पीच से। जो फ्रीडम दी है आपने स्पीच की, उससे डिराइव्ड हुआ है आपका कि आपके पास राइट है, राइट टू नो, यू हैव दैट राइट टू know about certain things. Bijoy Amol versus State of Kerala.
इस पर्टिकुलर केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस इंक्लूड्स राइट नॉट टू एक्सप्रेस। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसमें आपका राइट टू रिमेन साइलेंस भी इंक्लूड किया गया है, उसमें आपका राइट टू रिमेन साइलेंस भी इंक्लूड किया गया है। दैट इज कि आप एक्सप्रेस ना भी करना चाहें तो इसकी भी आपको आज़ादी है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है वर्क प्लेस पे, ठीक है, महिलाओं का, वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट को, कहते हुए कि वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वॉयलेशन करता है। केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो एक रीसेंट केस है 2017 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 में आता है, इम्प्लिसिट है, राइट। तो ये हैं कुछ राइट्स आपके। फ्रीडम बता रखा है कि यू आर फ्री टू एक्सप्रेस, यू आर फ्री टू express, to trade, to form union, association, cooperatives, to move and settle in any part of the country, but everything is reasonably restricted. Then moving ahead to article number 20, that is protection in respect of conviction of offenses for offenses। अब देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बात बोली है, यहाँ पे कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बात कर रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की, ठीक है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या है? अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द क्राइम विच वॉज नॉट अ क्राइम एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। जब मैंने अपराध किया, जिस दिन मैंने अपराध किया उस दिन वो एक्ट अपराध नहीं था। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस वो ऑफेंस नहीं कहला रहा था, मेरा वो एक्ट, मेरा वो कंडक्ट अपराध नहीं था, ठीक है। तो उस केस में आप उस पर्सन को जिस टाइम पे उसने वो ऑफेंस किया, यानी कि यहाँ पे मान लो इस टाइम पे उसने एक्ट किया, नाउ दिस एक्ट इज नॉट ऑफेंस इन द ईयर 1995। लेटर ऑन ये एक्ट आपका 2024 में ऑफेंस हो गया। तो अब आप बाद में अगर वो एक्ट, आपका एक्ट बाद में जाके ऑफेंस हो जाता है तो उसके लिए आप उस पर्सन को पनिश नहीं करोगे। अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द क्राइम विच वॉज नॉट अ क्राइम एट द टाइम ऑफ कमिटिंग इट। तो सिविल लॉज कैन बी इनैक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली एंड देयरफॉर क्रिमिनल लॉज आपके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2, वो बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, कि ये आर्टिकल बेसिकली एक इम्यूनिटी दे रहा है पर्सन को कि भाई आप अपने खिलाफ, आपको कोई कंपेल नहीं करेगा एविडेंस देने के लिए, ठीक है। नाउ दिस आर्टिकल provides immunity to a person from giving evidence against himself। तो नो वन विल बी कंपेलिंग यू कि आप अपने खिलाफ ही साक्ष्य दो, ऐसा आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं बना सकता। थर्ड इज डबल जुपाडी, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि किसी भी पर्सन को आप प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं करोगे। एक अपराध के लिए आप एक पर्सन को एक ही बार दोषी ठहरा सकते हो, ठीक है। आप किसी भी पर्सन को पनिश नहीं करोगे फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। दो बार एक अपराध के लिए आप सजा नहीं सुना सकते, ठीक है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है अगर, ठीक है, अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट योर कन्विक्टेड इंडिविजुअल। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात नहीं है, ठीक है। एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अदर देन द जुडिशियल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कन्विक्टेड पर्सन। आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हो बट जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जाएंगी दोबारा सेम अपराध के लिए, दोबारा आप उसको पनिश नहीं करोगे। देन कम्स योर आर्टिकल 21। नाउ आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 बात करता है कि किसी भी पर्सन को आप डिप्राइव नहीं करोगे लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी के, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे।
एट द सेम टाइम आर्टिकल 21 एक और बात करता है कि स्टेट आर्बिट्री मन चाहे तरीके से एक्ट नहीं करेगा। नो आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट कैन वायलेट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो स्टेट का कोई भी मनचाहा आर्बिट्री एक्ट जो है किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के राइट और पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं इस पे। स्टार्टिंग विद योर मेन का गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा था कि राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया जाता है आपका राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, विद डिग्निटी, कि भैया आप विद डिग्निटी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, दैट इज इम्प्लिसिट, दैट इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। देन कम्स योर हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस पर्टिकुलर केस में कहा था कि राइट टू फ्री लीगल एड इज अ पार्ट ऑफ फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। कि भाई आपका जो ये राइट है ना फ्री लीगल एड का, ये फेयर जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर का ही पार्ट है। एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल इज इनएलिएबल। आप उसको अलग नहीं कर सकते, उसको एलिनेट नहीं कर सकते, दैट इज इनएलिनिएबल। ठीक है, तो राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है आप उसको अलग नहीं कर सकते। नाउ एमसी मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया वाले केस में कहा गया था राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है, और इसी से आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है उसको एक्सेप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कहा गया था कि सेक्सुअल हरासमेंट जो महिला के साथ हो रहा है वर्क प्लेस पे अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा गया था, गाइडलाइंस दी गई थी सेंट्रल को और स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को कि भैया आपको अवेयर रहना है इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट करके ला रहे हो 24 घंटे के अंदर पेश करना है, अरेस्ट करके ला रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है हेल्थ और सेफ्टी की उस एक्यूज पर्सन की, अरेस्ट करके ला रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके रिलेटिव्स के फ्रेंड्स को बताओगे, इन्फॉर्म करोगे। अरेस्ट करने के भी तरीके हैं, उसका पालन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सुजाता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में राइट टू मेक रिप्रेजेंटेटिव चॉइस को रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर आर्टिकल 21 में कि भाई आपको रिप्रोडक्टिव होना है या नहीं होना है ये आपकी अपनी मर्जी है। दैट विल फॉल अंडर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। नाउ बुद्धा देव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस वाले केस में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑफ सेक्स वर्कर्स, कि भाई सेक्स वर्कर्स जो भी है ना उनके पास भी अपनी जिंदगी विद डिग्निटी बिताने का पूरा अधिकार है। देन कम्स योर के एस पटुस्वामी केस, जिस केस में कहा गया था राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। देन शक्ति वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया था राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। आपके पास अधिकार है कि आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं, एंड दिस इज अगेंस्ट ऑनर किलिंग। ठीक है, जो ऑनर किलिंग होती है उसके अगेंस्ट जजमेंट आया था 2018 में। एंड कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस आया था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब ये कुछ आपके वर्डिक्ट्स आए, लेकिन आर्टिकल 21 में बहुत तरीके के इम्प्लिसिट राइट्स हैं, अंडरस्टूड है। देखो कौन से हैं, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी, मेडिकेयर जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर एंड रिहैबिलिटेशन, राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, ये सारे आपके इम्प्लिसिट राइट्स हैं आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 बात करता है लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, कि आपको अननेसेसरली कोई कर्टेल नहीं कर सकता, कोई जो है रिस्ट्रेन नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकता, आपकी लिबर्टी को कोई नहीं छीन सकता, यू आर फ्री। राइट नाउ, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एज पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है, बट प्रोसीजर ऑफ लॉ के हिसाब से, जो स्टैब्लिश प्रोसीजर है लॉ का उसके हिसाब से। नाउ स्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। इनका क्या मतलब है, देखो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये कहा गया कि जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना, जो गारंटी किया गया है, वो गारंटी आपको किया गया है ताकि मन चाहा एग्जीक्यूटिव एक्शन ना हो।
आर्बिट्री तरीके से एक्ट ना किया जाए एंड मन चाहे लॉज ना बनाए जाए। तो आपके जो लॉज हैं, जो लेजिस्लेशन है, वो बेसिकली आर्बिट्री लॉज ना बनाए जाए। इस वजह से आपको यहाँ पे कहा गया कि भाई राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को गारंटी इस इस्टेब्लिश किया गया इस नोशन को कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है वो गारंटी की जाएगी अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड not arbitrary legislation. Article 21 could not be invoked on the grounds whether the law is unfair or unreasonable. देखो, आर्टिकल 21 का आप इस्तेमाल तब नहीं करोगे, इस ग्राउंड पे आप आर्टिकल 21 का इस्तेमाल नहीं करोगे कि जो कानून है वो अनफेयर है या वो अनरीजनेबल है। अब देखो, आर्टिकल 21 का जो ये पूरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो ये नोशन स्टैब्लिश किया गया है ना, वो एग्जीक्यूटिव जो है, तीन आपके ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है आपकी, इसके एक्शन आर्बिट्री ना हो, उसकी अगेंस्ट बेसिकली आपका ये बनाया गया है, ये एस्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 21 का नोशन। नाउ अगर हम ड्यू प्रोसेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कानून को आप इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हो इफ इट वॉयलेट नेचुरल जस्टिस। तो अगर कोई भी लॉ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है तो आप उसको इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हो। अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी प्रोवाइडेड सच प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट। तो यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब ये है कि एक गोपाल वाले केस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था कि आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन आर्बिट्री ना हो, उसको रोकने के लिए बेसिकली ये नोशन स्टैब्लिश किया गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, राइट। सो आर्टिकल 21 तक हमने आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किया है। नेक्स्ट कमिंग सेक्शन में हम आर्टिकल 22 से 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट का जो पार्ट आएगा, पार्ट 4, उसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल 22 से आर्टिकल 30 तक। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम और मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्लास की पीपीटी चाहिए अगर आपको, तो वो आप पीडब्ल्यू के ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के ऐप में आपको सर्च करना है बैच का नाम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और यहाँ पे आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास के नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। With this, I would like to end the class. I hope you have understood it well and you have liked the session. Thank you so much for joining me. Thank you.